नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। करीब एक महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज किसान दिवस के मौके पर देशवासियों से उनके समर्थन में दोपहर का खाना छोड़ने की अपील की है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को सुनने की इच्छुक नहीं दिखती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार किसानों की मांगें सुनने के बजाय मीडिया की मदद से किसानों पर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन केंद्र सरकार से आगे की बातचीत के प्रस्ताव पर आज फैसला लेंगे। कल किसान संगठनों ने इस बैठक को बुधवार तक के लिए टाल दिया था। दरअसल सरकार की ओर से रविवार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि प्रदर्शनकारी किसान नेता कानूनों में संशोधन के लिए पिछले प्रस्ताव को लेकर अपनी चिंताओं को साफ करें और अगले दौर की वार्ता के लिए एक तारीख चुन लें, ताकि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो सके। किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कृषि कानूनों में काला क्या है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसानों को भड़का और गुमराह कर रहे हैं। अब तक कोई भी इस कानून में काला क्या है इसकी व्याख्या नहीं कर सका है। सिर्फ कृषि कानून के नाम पर किसानों को आंदोलन के लिए भड़काया जा रहा है। बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, राव साहेब दानवे, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जैसे नेता किसान आंदोलन के पीछे माओवादी टुकड़े टुकड़े गैंग और यहां तक कि चीन और पाकिस्तान को भी बता चुके हैं। महाराष्ट्र में व्यापारी द्वारा ऐन वक्त पर संतरा लेने से इनकार करने के बाद किसान अशोक भूयार ने आत्महत्या कर ली है और अंतिम संस्कार से वापस आते वक्त छोटे भाई की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आत्महत्या से पहले अशोक भूयार ने राज्य सरकार में मंत्री बच्चू कडू को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि संतरे की बोली लगाने वाले व्यापारी ने ऐन वक्त पर सामान लेने से इनकार कर दिया। जब किसान ने सवाल किया तो उसे पहले शराब पिलाई और फिर जमकर पिटाई की। परिवार का आरोप है कि जब किसान पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गया तो थानेदार ने भी उसकी पिटाई की, जिसके बाद किसान ने आत्महत्या कर ली। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किसानों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता से बातचीत कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही किसान आंदोलन वापस लेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी किसानों का किसी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। जम्मू और कश्मीर के जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए हुए चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले 7 पार्टियों के गुपकर गठबंधन को सबसे ज्यादा 100 से अधिक सीटों पर जीत मिली है, जबकि 12 सीटों पर आगे चल रही है। 74 सीटों के साथ बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर भी जीत हासिल की है। जम्मू और कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली नहीं थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते महीने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी। अब इन चुनाव के जरिए जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 समेत कुल 20 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में हुए डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से शुरू हुए थे। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की 140 सीटों पर चुनाव हुए थे। डीडीसी चुनाव में अधिकांश सीटों के रुझान उम्मीदों के मुताबिक ही रहे। हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र के नतीजे बीजेपी के पक्ष में दिखे, जहां 10 में से बीजेपी 6 जिलों में डीडीसी का गठन करते हुए दिख रही है, जबकि कश्मीर घाटी में 10 में से 9 जिलों में गुपकर गठबंधन जीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण रोधी कानून की आलोचना की है। उन्होंने कहा है यह कानून न्यायालय में टिक नहीं सकेगा, क्योंकि इसमें कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से कई खामियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक न्याय का विचार ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि शीर्ष न्यायालय इस विषय पर उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहा है जितनी सक्रियता उसे दिखानी चाहिए थी। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी एक मामले में फैसले में कह चुका है कि अगर लड़का लड़की बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है।
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया समेत सभी 17 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वालों में राजस्थान के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी नोनंद कंवर का नाम भी शामिल है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस संजीवनी पीड़ित संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिका में बताया गया है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों से भारी निवेश कराया, निवेशकों को फर्जी रिकॉर्ड पोस्टर दिखाकर धोखे में रखा गया और बाद में लोगों ने जो पैसा सोसाइटी में निवेश किया था वो लौटाया नहीं गया। ये पूरा घोटाला करीब 900 करोड़ का बताया जा रहा है। कैथोलिक नन सिस्टर अभया को आखिर 28 साल बाद न्याय मिला है। विशेष सीबीआई अदालत ने तिरुवनंतपुरम में फादर थॉमस कुट्टूर और सिस्टर सेफी को हत्या करने और सबूत नष्ट करने का दोषी माना है और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान ही तीसरे अभियुक्त फादर पुथरिक्कयल को बरी कर दिया गया है। दरअसल पादरी थॉमस कोट्टूर ने नन सेफी के साथ मिलकर 1992 के मार्च महीने में अभया की हत्या कर उसको कुएं में फेंक दिया था। हत्या इसलिए की गई क्योंकि अभया ने फादर थॉमस और सिस्टर सेफी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल पर नफरत को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन में 20,000 पाउंड यानी लगभग 18 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अर्नब गोस्वामी के 1 साल पहले 6 सितंबर को प्रसारित किए गए शो पूछता है भारत को लेकर लगाया गया है। ब्रिटेन में संचार माध्यमों पर नजर रखने वाली संस्था ऑफकॉम ने कहा है कि रिपब्लिक भारत के शो ने नियमों का उल्लंघन किया है। शो में बिना मतलब के पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नफरती बातें कही गई थी, जिसके बाद वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी किया गया है। वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज चैनल को ब्रॉडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी है। पश्चिम बंगाल में राजनीति निजी जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। सोमवार को बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हाथ थामा था, जिसके अगले दिन बीजेपी सांसद और सुजाता के पति सौमित्र ने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा। इसको लेकर सुजाता ने बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी उनके पति को उनके खिलाफ भड़का रही है। सुजाता का कहना है कि जिस पार्टी ने 3 तलाक खत्म किया वो अब सौमित्र को तलाक लेने के लिए कह रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो रही देरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दुनिया के 23 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी। भारत में एक दिन में करीब 24,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 333 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,46,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,89,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।